आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खान और खनिज विकास और विनियम संशोधक विधेयक 2021 के समर्थन में अपनी पार्टी के तरफ से विचार रखने का अवसर दिया है। ये माननीय मंत्री जी ने विस्तृत रूप से अभी यह जानकारी दी है कि इस विधेयक को लाने के पीछे का कारण क्या है। हम सबको पता है कि भारत के पास विभिन्न खनिजों का भरपूर भंडार है और हमारे संस्कृति में भी इसकी चर्चा की गई है। और अथर्ववेद में एक श्लोक आता है कि विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, अर्थात यह धरती रत्न गर्भा है जिसने खनिज के रूप में अनेक रत्नों को अपने गर्भ में रखा है, परंतु आज़ादी के बाद से जिस तरह से खनिजों का दोहन होना चाहिए था वो दोहन नहीं हुआ बल्कि शोषण हुआ। बिसेंट पाला जी कह रहे थे कि बार बार संशोधन की क्या जरूरत है। निश्चित रूप से उनके पार्टी को संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने धारा 370 का अस्थायी कानून बनाया और भूल गए कि इसको समाप्त भी करना है। तो इनकी सरकारें इसी तरह की कानून बनाते रही और अभी अभिभाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी एक चर्चा कर रहे थे, ब्रिटिश पीएम के सिगार में इनकी चर्चा कर रहे थे। अब वो कानून भी चलता रहा है। तो ये हम कानूनों में इसलिए परिवर्तन करते हैं कि हम उत्खनन खनन को भी जनता के हित में, जो धरती माता ने, जिसको हम मां मानते हैं और भारत की जिस माता के रूप में हमने कल्पना की है, उसके अनुसार उसका लाभ यहाँ के नागरिकों को दिला सकें, इस दृष्टि से ये संशोधन इसमें हम लोगों ने किया है। और हमारे ध्यान में है कि भारत लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से 4 फ्यूल रिलेटेड मिनरल्स हैं, 10 मेटेलिक मिनरल्स हैं, 23 नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, 3 एटॉमिक हैं और 55 माइनर मिनरल्स हैं। लेकिन एक समग्र कोई नीति नहीं होने के चलते हमारा ध्यान कुछ सेलेक्टेड मिनरल्स के ऊपर जाता था। हम समग्रता में इसका ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको संशोधित किया है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, खास करके जो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया है, वो इसलिए बहुत आवश्यक है उसको समझना, क्योंकि लगभग 18-19 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों इसी के भाग थे। और जो एशियाई प्लेट से टकराने के बाद जब हिमालय पर्वत की संरचना हुई, उसके बाद हम एक दूसरे से अलग हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो जियोलॉजिकल और खनिज की संभावनाएं और क्षमताएं हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अपेक्षा कम नहीं बल्कि ज़्यादा हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विशाल खनिज संभावनाओं के बावजूद भारत दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष अपनी खनन क्षमता को बढ़ा नहीं पाया। और एक चर्चा मैं इसलिए भी करना चाहूँगा दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में इन्वायरमेंट को पहली प्राथमिकता दी जाती है और इन्वायरमेंट को प्राथमिकता देने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने माइनिंग के क्षेत्र में तरक्की की है। लेकिन भारत में जब भी हम माइनिंग की गतिविधि को बढ़ाने के लिए कोई संशोधन करते हैं तो यहाँ भांति भांति के पर्यावरणविद रातों रात उत्पन्न हो जाते हैं, जो धरती का, मौसम का, बाकी की चिंता करने लगते हैं। लेकिन वो ये चिंता नहीं करते हैं कि खनिज उत्पादित करने वाले अधिकांश राज्य
जो पूर्वी भारत के हैं, जिसमें झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय थी। हमारे झारखंड के बारे में तो खास करके ये कहा जाता है कि अमीर राज्य के गरीब नागरिक। तो इस धारणा को बदलने के दृष्टि से हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि हमसे कम कैपेसिटी होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका का अपने जीडीपी में 7.5% और ऑस्ट्रेलिया का 7% अपने जीडीपी में माइनिंग से योगदान है, जबकि भरपूर संभावनाओं के बावजूद भारत में हमारा योगदान सिर्फ 1.75% है जीडीपी में। जबकि भारत के खनिज संपदा का कुल क्षेत्रफल 17.4 है। कुल हमारा जो एरिया है ज्योग्राफिकल, उसमें 17.4% क्षेत्रफल खनिज संपदा से भरपूर है, जिसमें से हम मात्र 0.25% पर आज माइनिंग का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कितनी बड़ी संभावना हमारे सामने है, ये विचार करना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरत हो जाती है कि हमारे पास खनिज है और हम मात्र 1,25,00,000 रुपये का ही उत्पादन कर पाते हैं, जबकि हमारा आयात लगभग 2.5 लाख करोड़ का है। इसलिए भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो पहल हुई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक मजबूत खनन और खनिज क्षेत्र के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है, क्योंकि खनिज और खनन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत यह किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यह 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प होना चाहिए और इस संशोधन के माध्यम से यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के मामले में जो देश के 130 करोड़ देशवासी हैं, उनके संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में ये संशोधन हमारे सामने आया है। और इसलिए आया है कि धरती में खनिज होने के बावजूद हमको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसलिए समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत चर्चा नहीं करते हुए, जो बिसेंट पाला जी कह रहे थे कि बार बार संशोधन क्यों आ रहा है, चूंकि माननीय मंत्री जी ने अपनी चर्चा के क्रम में विषय को रखते हुए सारे जो चेंजेज, जो संशोधन लाया उनकी चर्चा की है, तो मैं उससे बचते उसको छोड़कर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है उसको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पर बार बार प्रश्न उठाया जाता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी के खनिज क्षेत्र की संभावना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का उल्लेख किया है। यहाँ मैं परम पूजनीय गुरु जी ने जो ठाणे सम्मेलन में 1972 में जो भाषण दिया था उसको कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए अधिकतम उत्पादन और समान वितरण, और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता होनी चाहिए हमारा निकटतम लक्ष्य। बेरोजगारी और अर्ध रोजगार की समस्या का निराकरण युद्ध स्तर पर होना चाहिए। और इसी सोच के चलते, इसी सोच को बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इस संशोधन को सदन के सामने रखा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये MMDR एक्ट में संशोधन लाने से पहले सभी पक्षों से बातचीत की गई है और लगातार बातचीत की गई है, खास करके विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों, नीति आयोग के अलग अलग कमेटियों द्वारा, आम जनता के लिए, और साथ ही साथ इस संशोधन के माध्यम से कोल और स्टील के स्टैंडिंग कमेटी ने जो अनेकों बार सुझाव दिए हैं उसको भी इसमें एकोमोडेट किया गया है। इसलिए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि देश की खनिज क्षमता में 200% की बढ़ोतरी होगी
और खनिज के क्षेत्र में आपको पता है कि अगर 1% की वृद्धि होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 1.5% की वृद्धि होती है। और खनिज के क्षेत्र में, खास करके माइनिंग के क्षेत्र में, क्योंकि इस पूरे संशोधन से अनुमानित है कि लगभग 75 से 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होंगे। तो यहाँ जानना आवश्यक है कि अगर एक नया प्रत्यक्ष रोजगार खनिज क्षेत्र में पैदा होता है तो लगभग 10 नए अवसर बढ़ते हैं। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान पर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रमुख खनन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज मैं ये कह सकता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र चतरा, जिसमें चतरा, लातेहार और पलामू जिला है, वो कोयला के मामले में बहुत अग्रणी स्थान रखता है। और हम कोल इंडिया की जो अनुषांगिक इकाई है CCL, उसका सबसे बड़ा उत्पादन देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने पर माइनिंग के एरिया में लगभग 10 अप्रत्यक्ष रूप से अवसर खड़े होते हैं। थोड़ा अभी तो आपने जब शॉर्ट करने कहा है तो मैं बहुत चर्चा नहीं करते हुए मैं इसलिए भी ये कहना चाहूँगा कि बिसेंट पाला जी ने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनके समय, उनकी सरकारों के समय जो कल्चर था सरकार का, वो ABCD कल्चर था। और ABCD कल्चर का मतलब है, A का मतलब है वाइड, B का मतलब है बाईपास, C का मतलब है कंफ्यूज और D का मतलब है डिले। और इसी ABCD कल्चर पर वो काम करते रहे, जिसके चलते झारखंड जैसा राज्य जो खनिज के प्रचुर भंडारण के बाद भी आज गरीब है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया के राष्ट्रीय कार्यशाला में जो रोड मैप दिया था, और उन्होंने रोड के बारे में कहा था कि R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, O फॉर ऑनरशिप, A फॉर अकाउंटेबिलिटी और D फॉर डिसिप्लिन। तो हमारा रिफॉर्म्स इसी आधार पर आगे बढ़ने वाला है। और माननीय मंत्री जी ने चर्चा करते समय जो कहा है उसको हम 3R के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो इस संशोधन को करने के पीछे का रीजंस क्या है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, और फिर हम क्या रिफॉर्म कर रहे हैं वो भी मंत्री जी ने बताया, और इसके माध्यम से रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट के रूप में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ये संशोधन जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोट करते हुए कहा भी था कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी अंग्रेजी के इस कहावत के अनुसार केक की साइज जितनी बड़ी होगी उसका लाभ उतने ज़्यादा लोगों को मिलेगा। इसलिए खनिज के क्षेत्र में उत्पादन हम जितना बढ़ाएंगे, उतने क्षेत्र में जितना हमारा आय बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारे सुख सुविधा और बाकी के काम भी बढ़ेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि MMTR एक्ट में हो रहा संशोधन उसी लक्ष्य की प्राप्ति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैं संशोधन के बारे में जो बाकी चीज़ें बातें गई हैं, चूँकि आसन की ओर से शॉर्ट करने का आग्रह है, तो उसको शॉर्ट करते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इससे एक तो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के अंतर को समाप्त करने से खनिजों का बिक्री और उपभोग के लिए खनिजों को खोला जा सकेगा। दूसरा, समय पूर्ण उत्पादन करने से रेवेन्यू शेयर में 50% की छूट प्राप्त होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से खनन क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध होंगे, उसके माध्यम से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की हमको
सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से हम विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और खनिज भंडारों का समुचित दोहन हो पाएगा। इसलिए इसके माध्यम से जो खास करके अनुच्छेद 10A(b) और 10(2)A(c) के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है, तो उसमें संशोधन सच्चाई यह है कि खनन क्षेत्र को बेड़ियों से मुक्त करने का एक सार्थक प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। साथ ही साथ और इसके चलते 500 से अधिक मिनरल ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे और PSU भी अपने वर्किंग की ओर ध्यान देंगे, उनमें वर्क कल्चर की ओर आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त होगी। और जो माइनिंग ऑपरेशन का डिफिनेशन बदला है उसमें उत्पादन और डिस्पैच पर जोड़ होगा। इसलिए मैं अब सिर्फ अंत में, सभापति महोदया आपका बार बार इशारा है तो मैं सिर्फ अंत में DMFT की चर्चा हो रही थी और बिसेंट पाला जी ने कहा कि DMFT राज्यों के अधिकार में कटौती है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस संघवाद की धारणा से काम करते हैं। क्या राज्यों को चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में DMFT में MPs को स्थान देने में राज्य के अधिकारों में कटौती होगी? क्या माननीय सांसद अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं? राज्य के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? मैं ये चर्चा इसलिए उठाना चाह रहा हूं कि अनेक राज्यों में, जिसका नाम लोग नहीं ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आपने प्रभारी मंत्रियों को उसका चेयरमैन बना डाला। राजस्थान के अंदर वही हो रहा है। बंगाल में DMFT की आप कभी बैठक नहीं बुलाते। तो जानने की जरूरत है कि DMFT में हम सिर्फ MP को इंक्लूड करने की मांग नहीं कर रहे। ये जरूरत है इस बात की इसलिए जानना कि DMFT की जरूरत क्यों पड़ी। आपके भी ध्यान में होगा कि देश के आदिवासी बहुल जिलों में पूरे भारत का खनिज बेल्ट है। खनिजों का दोहन खूब हुआ, शोषण खूब हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं हुआ। और इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हम खनिज संपन्न क्षेत्रों के निवासियों को समृद्ध बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने खास करके ग्लोबल बिजनेस समिट में, 1 मिनट के अंदर, ग्लोबल बिजनेस समिट में यह कहा कि विकास के बहुत से आयाम हैं। एक तरफ हमें अधिक आय की जरूरत है तो दूसरे तरफ हमें समावेशी समाज की भी आवश्यकता है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के दबाव और तनाव को संतुलित रखता है। इसलिए वो आबादी जहां से खनिज का उत्पादन होता है और जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री खनिज विकास कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है। और चूंकि आप समय नहीं दे रही हैं इसलिए मैं आंकड़ा नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में ये कागज है कि एलोकेशन के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि राजस्थान में मात्र जो कलेक्शन हुआ उसका 29% ही खर्च हुआ। वहीं वेस्ट बंगाल में मात्र 23% खर्च हुआ। उसके अलावे महाराष्ट्र में 41% खर्च हुआ। झारखंड की भी यही स्थिति है। कुल योजनाएं सैंक्शन है 2,14,014 और योजना कंप्लीट हुई है मात्र अब तक 95,000 और तो और 16,875 योजनाएं हाथ में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इसलिए ये आवश्यक है कि इस अधिनियम के माध्यम से मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंसेंट अनिवार्य करें। ये भी मैं आपके माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मैं अंत में, चूंकि आप बार बार आपका आग्रह है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि इस संशोधन के माध्यम से प्रोडक्शन डबल होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी इस संशोधन के माध्यम से स्टेट के रेवेन्यू की कटौती नहीं की है।
बल्कि इसके माध्यम से एडिशनल रेवेन्यू देने का प्रयास किया गया है और पीएम खनिज विकास योजना का क्रियान्वयन होगा। मैं अंत में सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उन्होंने कहा था उसको कोट करते हुए कि हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपनों की नींव रखी जा रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। और उन्होंने इसको एक कविता उनकी कोट करते हुए मैं समाप्त करूंगा कि वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में जन जन के परिश्रम की आहुति, यही तो माँ भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा, अब न्यू इंडिया दौड़ने को तैयार है। दौड़ना ही न्यू इंडिया का सरोकार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट करता हुआ माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी को अत्यंत बधाई देते हुए इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस संशोधन के माध्यम से, खनिज विकास के माध्यम से देश की गरीब जनता को समग्र विकास नसीब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।